2016 महाराष्ट्र राज्य सरकार को धारा 144 लगानी पड़ी, नहीं तो पानी के लिए मार काट मच जाती। इसके बाद पूरे शहर को 40 लाख लीटर पानी ट्रेन से भेजा गया। 2019 चेन्नई, भारत के अपने आईटी हब में होटल बंद हो गए, हॉस्पिटल्स में पानी खत्म हो गया, बीमार लोगों की सर्जरी पोस्टपोन्ड करनी पड़ गई और लोग घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। केप टाउन साउथ अफ्रीका का सबसे खूबसूरत शहर, टूरिज्म हब, माउंटेन्स, बीचेस, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी केप टाउन में 2018 में पानी की रखवाली के लिए मिलिट्री डिप्लॉय करनी पड़ गई। आदेश बिल्कुल साफ था, अगर पानी के लिए कोई दंगा करे तो गोली मार दो। हर इंसान को 25 लीटर पर डे पानी मिलता था। अब इसमें नहा लो, खा लो, धो लो, जो करना है इसमें कर लो। वो तो भला हो बारिश का कि पूरी तरह से पानी खत्म होने से पहले वहाँ बारिश आ गई। पर बारिश हर बार मेहरबान नहीं होगी। नीति आयोग की रिपोर्ट में भारत के 21 शहरों का पानी पूरी तरह से सूखने वाला है। क्या दिल्ली, क्या बेंगलोर, क्या हैदराबाद, सबके सब खतरे का निशान पार कर चुके हैं। अगर कुछ नहीं करा तो भारत का जल संकट 2035 तक सबसे बड़ी नेशनल इमरजेंसी बन जाएगा। कैसे? आइए जरा खुल के बात करते हैं। धरती की कुल आबादी है 830 करोड़। मैं सिर्फ इंसानों की बात कर रहा हूं और धरती पर पानी है 1.386 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर, जिसका मात्र 0.007% ही इस्तेमाल करने लायक है। यानी अगर धरती का पूरा पानी एक बाल्टी के बराबर है तो 830 करोड़ लोगों के लिए मात्र एक बूंद ही पानी अवेलेबल है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब बकवास है, फालतू का डाटा है, साफ पानी तो क्लाउड सीडिंग या समुद्र से डीसैलिनेशन करके भी लिया जा सकता है, क्योंकि आज हमारे पास ये सब करने की टेक्नोलॉजी है। तो भाई साहब, ये वीडियो आज आपके इस भ्रम को तोड़ देगी। मतलब आपको क्या लगता है दुनिया के दिमाग में कीड़े हैं जो पानी के लिए युद्ध लड़ रहे हैं? इस वीडियो में ऐसे ऐसे खुलासे होने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। आपको ऐसा लगता होगा वाटर साइकिल तो है ना, बारिश तो होती है ना, अगर पानी रिसाइकल होता है तो खत्म कैसे होगा? भाई साहब, बिल्कुल सही सवाल है। अब जरा जवाब सुनो। मान लो आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं और आप हर महीने 50,000 रुपए और कमा लेते हो, लेकिन आपका खर्चा हो चुका है 2 लाख रुपए प्रति महीना। तो एक दिन ये सारा पैसा खत्म हो जाएगा। और यही सब पानी के साथ भी हो रहा है। जमीन के नीचे पानी बूंद बूंद करके हजारों सालों में इकट्ठा हुआ था, हमें फ्री में मिल गया तो हमने जरूरत से ज्यादा निकालना शुरू कर दिया। आज हम पानी खींच ज्यादा रहे हैं, पर प्रकृति उसे उतनी तेजी से भर नहीं पा रही। क्लाइमेट चेंज, रेनफॉल अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। कहीं पर बाढ़ आती है तो कहीं पर सूखा। भारत अकेला दुनिया का 25% ग्राउंड वाटर निकालता है। नासा के सैटेलाइट दिखाते हैं नॉर्थ भारत का वाटर टेबल हर साल गिर रहा है। 2025 में जल शक्ति मंत्रालय ने एक रिपोर्ट बनाई थी, मैं आपको पढ़ने के लिए दे दूंगा। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि भारत के बहुत सारे राज्य आने वाले कुछ ही सालों में भयानक पानी की किल्लत का सामना करेंगे। 1950 में धरती पर 250 करोड़ लोग थे, आज 830 करोड़ हैं और 2035 तक ये 900 करोड़ हो जाएंगे। लेकिन पानी उतना ही रहेगा। तो सवाल ये है कि 830 करोड़ लोगों को कितना पानी चाहिए? तो भैया, एक इंसान को जिंदा रहने के लिए 2 से 3 लीटर पानी प्रतिदिन चाहिए। अगर WHO की माने तो एक आदमी को प्रतिदिन 50 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन भारत तो वैसे ही प्रति व्यक्ति 40 लीटर पानी का इस्तेमाल करता है। हम तो मिनिमम जरूरत से भी 10 लीटर कम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा पानी खत्म हो रहा है, क्योंकि असली पानी वहां जाता है जहां हमें दिखाई नहीं देता। देखो, 1 किलो चावल को उगाने में लगभग 2500 लीटर पानी लगता है। ये मेरा डाटा नहीं है, आप इसे गूगल कर सकते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, एक चिकन के लिए 4300 लीटर, एक कप कॉफी के लिए 140 लीटर, धागे से आपकी टी शर्ट तक लगभग 2700 लीटर और जीन्स बनाने में 10,000 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। जो स्मार्टफोन आप इस्तेमाल करते हो उसके मिनरल की माइनिंग से लेकर फिनिश प्रोडक्ट बनाने तक 12,000 लीटर पानी का इस्तेमाल हो जाता है। मतलब इन सभी चीजों को बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक बनाने में जबरदस्त पानी का खर्चा होता है। अब ये पानी आएगा कहां से? जमीन से। भारत जहां पर 1960 में फूड को इंपोर्ट करता था, 1980 में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया, क्योंकि अच्छे बीज आए, फर्टिलाइजर आए, केमिकल्स आए। लेकिन जब खेती बढ़ी तो उसके लिए पानी की जरूरत भी बढ़ गई। पंजाब को भारत का ब्रेड बास्केट और ग्रीन रेवोल्यूशन का पोस्टर चाइल्ड कहा जाता है। 1970 में पंजाब का वाटर टेबल 10 से 15 फीट पर था और आज 200 से 300 फीट पर पहुंच चुका है। मतलब 50 साल के अंदर 10 फीट से लेकर पानी 300 फीट हमने पहुंचा दिया। लेकिन कैसे? क्योंकि भाई साहब, पंजाब में चावल उगाया जाता है,
है जो पंजाब की नेचुरल क्रॉप है ही नहीं, पर सरकार चावल पर एमएसपी देती है, यानी गारंटीड खरीद। तो किसान चावल क्यों ना उगाए? पंजाब को छोड़ो, अगर भारत का किसान ये सब ना करे तो उसके अपने बच्चे भूखे मरेंगे। हमारे देश में किसानों की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। आप ये हेडलाइन पढ़ो जरा, चाइना को पटककर भारत बना वर्ल्ड का नंबर 1 राइस प्रोड्यूसर। कितनी खुशी की बात है, क्या जबरदस्त खबर चला रखी है न्यूज चैनल ने। लेकिन सच तो आपको पता ही नहीं। देखो, चाइना को बहुत अच्छे से पता है कि चावल दुनिया का सबसे ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, मतलब वाटर इंटेंसिव क्रॉप में से एक है। और चाइना ने अपने यहाँ पानी की बर्बादी को कम करने के लिए चावल की पैदावार को ही घटा दिया, क्योंकि चाइना को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि वो चावल तो भारत जैसे देशों से खरीद सकता है, लेकिन अगर पानी खत्म हुआ तो वो कहां से आएगा? हमारी एक तरफ पॉपुलेशन बढ़ रही है और दूसरी तरफ हमारा पानी घट रहा है, और इनके बीच में है खेती जो दोनों का प्रेशर झेल रही है। अगर ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई तो करोड़ों लोग भूख और प्यास से मारे जाएंगे। भाई साहब, भारत में दुनिया की 18% पॉपुलेशन रहती है, लेकिन हमारे पास सिर्फ दुनिया का 4% ही पानी है। ये मैथ्स कभी बैलेंस नहीं होगा। अब भारत ने इसका क्या जुगाड़ निकाला? जमीन खोदो और पानी निकाल लो। और भारत ने इतना पानी निकाल लिया कि आज दुनिया का नंबर 1 फ्रेश वाटर कंज्यूमर है। हमने किसानों को फ्री बिजली दी। भाई साहब, पंप चलाओ, 24 घंटे चलाओ, आपका कोई बिल नहीं आएगा। जब किसान का बोरवेल सूखेगा तो वो क्या करेगा? और गहरा खोद देगा, और एक दिन वो भी सूख जाएगा। मतलब आपको क्या लगता है भारत सरकार को क्या पड़ी है हर घर नल से जल योजना चलाने की? भाई साहब, मेरे यहाँ पर भी अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाल दी गई है। आखिर सरकार ये सब कर क्यों रही है? हमने तो सरकार से ये सब नहीं मांगा। मतलब सरकारों काहे की चिंता? हमारे घर जमीन के नीचे से पानी आ तो रहा है, क्योंकि भाई साहब सरकार को पता है कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। चंदेल और बुंदेला नाम के 2 राजा थे। उन्होंने बुंदेलखंड में हजारों तालाब खुदवा दिए जो आपस में जुड़े हुए थे। अब बारिश का पानी इन तालाबों में भरता था और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देता था। आधुनिक समय में इन तालाबों पर कब्जा करके, एनक्रोचमेंट करके इन्हें पाट कर इमारतें खड़ी कर दी गई। वाटर सिस्टम कोलैप्स कर गया और बुंदेलखंड का ग्राउंड वाटर खत्म हो गया। आज गर्मी में गांव के गांव खाली हो जाते हैं। लोग दिल्ली, मुंबई जैसी जगहों पर जाकर मजदूरी करने चले जाते हैं। एक समय पर दूर से पानी लाने के लिए लोग शादियां करते थे। बच्चियां स्कूल नहीं जाती हैं क्योंकि उन्हें माँ के साथ पानी लेने जाना है। पानी ज्यादा जरूरी है, एजुकेशन से जरूरी है। अब अगर एजुकेशन नहीं तो इनकम नहीं, और अगर इनकम नहीं तो वही जनरेशनल पॉवर्टी का साइकिल चलता रहेगा। अब केप टाउन हेडलाइन बना क्योंकि मॉडर्न सिटी था, चेन्नई बना क्योंकि भारत का आईटी हब था, लेकिन बुंदेलखंड उसे कौन जानता है? वहाँ कोई कैमरा नहीं क्योंकि गरीब लोग रहते हैं। आप पैटर्न को ध्यान से देखो, केप टाउन से लेकर बुंदेलखंड, जहाँ पर भी पानी खत्म हुआ लोग भागे, इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। लेकिन भारत के पास नदियां हैं, बहुत सारी हैं, सबके पास पानी है। लेकिन भाई साहब, नदी में पानी होना और उस पानी का इस्तेमाल करने लायक होना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। और भारत ने अपनी नदियों के साथ जो किया है उसे वाटर मैनेजमेंट नहीं, उसे कहते हैं मर्डर। भारत की नदियां बहती हुई लाशों की तरह हैं। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, फिर दिल्ली आते आते 22 किलोमीटर के अंदर पूरी तरह से मर जाती है, क्योंकि यमुना के अंदर 641 मिलियन लीटर अनट्रीटेड सीवेज रोज डाल दिया जाता है। कानपुर में जो चमड़े के कारखाने हैं उनसे निकलने वाला क्रोमियम आर्सेनिक लेड सीधा गंगा में डाल दिया जाता है, जिसका नतीजा है गंगा बेल्ट में कैंसर केसेस एस्ट्रोनॉमिकल रेट से बढ़ रहे हैं। बीजेपी सरकार में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ऊपर 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, पर क्या गंगा साफ हुई? भाई साहब, कैग की रिपोर्ट कहती है बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने ही नहीं, जो बने वो ठीक से चलते नहीं, जो चल रहे हैं वो पूरी कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हैं। सीपीसीबी का डाटा बताता है कि भारत के 2 करोड़ से ज्यादा लोग आर्सेनिक कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर पी रहे हैं। हमारा ग्राउंड वाटर गिर रहा है, नदियां जहरीली हैं, मॉनसून अनप्रिडिक्टेबल है, और हमारे पास 140 करोड़ की आबादी का देश है। अब बड़ा सवाल, ये सब आखिर हो क्यों रहा है? क्योंकि भारत के पास रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, पैसा है, तो पानी क्यों नहीं है? भाई साहब, प्रॉब्लम पानी की नहीं, सिस्टम की है, पॉलिसी की है, फेलियर की है, करप्शन की है, पॉलिटिक्स की है। नीति आयोग खुद कहता है कि भारत का वाटर क्राइसिस एक मिसमैनेजमेंट क्राइसिस है। 1970 में किसानों को फ्री बिजली दी ताकि पानी निकाले, फिर पानी पर कोई लिमिट नहीं रखी, कोई मीटर नहीं, पर क्या कोई नेता इस फ्री की बिजली को रोक सकता है? कभी नहीं, क्योंकि इलेक्शन तो 5 साल में आते हैं, पर प्रकृति के द्वारा बनाया गया पानी का बिल 10 से 15 साल बाद आएगा। तो उस समय जो पावर में होगा
वो झेलेगा। अभी से हम काहे टेंशन लें। भाई साहब, ये तो नीति है हमारे नेताओं की। एक कमाल की चीज पर गौर करो। आपको क्या लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी अचानक से मोटे अनाज को हेल्दी बोलकर खुद ही प्रमोट करने काहे लग गए? मतलब देश के प्रधानमंत्री को आज से पहले खाने पीने की चीजों को प्रमोट करते हुए तो हमने ना तो देखा ना सुना। आओ बताता हूँ कि इसके पीछे क्या कहानी है। देखो, चावल पर देना पड़ता है एमएसपी। 1 किलो चावल उगाने में 2500 लीटर पानी खर्च होता है। अब एमएसपी तो सरकार को मोटे अनाज पर भी देना पड़ेगा, लेकिन मोटा अनाज चावल के मुकाबले 5 गुना कम पानी लेता है और ये हेल्दी भी है। लेकिन सरकार फ्री की बिजली तो बंद नहीं कर सकती, किसानों को पानी निकालने से भी नहीं रोक सकती, एमएसपी को भी नहीं खत्म कर सकती। तो मजबूरी में क्या करें? तो भैया खाने की नई तरह की चीजों को ही प्रमोट किया जा सकता है ताकि किसान खुद ही वाटर इंटेंसिव क्रॉप को उगाना कम कर दे, तभी पानी बचेगा। आप जरा करप्शन का उदाहरण देखो। 2012 में महाराष्ट्र के आर्थिक सर्वेक्षण में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मतलब पिछले एक दशक में राज्य ने सिंचाई पर 70,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बाद भी राज्य की सिंचाई क्षमता सिर्फ 0.1% ही बढ़ी। इसका मतलब था कि हजारों करोड़ रुपए खर्च तो हो गए, लेकिन किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंचा। जिस चीज को बनाने में 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने थे, उसकी कीमत को 26,000 करोड़ पहुंचा दिया गया। कुछ नहरों का काम तो पूरा ही नहीं हुआ और जिनका पूरा हुआ वो पूरा होते ही टूटने लगी। अजीत पवार उस समय जल संसाधन मंत्री थे और विदर्भ सिंचाई विकास निगम के अध्यक्ष भी थे। उन पर मनमाने ढंग से प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के आरोप लगे, यानी कि लागत बढ़ाने के आरोप लगे। अधिकारी से लेकर ठेकेदार सब मिलकर लोगों के टैक्स के पैसे को खा गए। जांच हुई, माधव चिटले की एसआईटी बनी, कमियां तो उजागर हो गई, लेकिन सारे नेता बचकर निकल गए, सबको क्लीन चिट मिल गई। जब 2019 में राजनीतिक समीकरण बदले, यानी कि अजीत पवार थोड़े समय के लिए बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं, तब जाकर कुछ मामलों में उन्हें क्लीन चिट मिलने के आरोप लगने लगे, जिस पर काफी बवाल हुआ था। और इसीलिए तो बीजेपी को विपक्षी दल करप्शन की वॉशिंग मशीन कहते हैं। मतलब उनके हिसाब से बीजेपी में जो गया उसका करप्शन धुल गया। भाई साहब, भारत में पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की इंडस्ट्री 25,000 करोड़ की है। 1 लीटर की बोतल 20 रुपए में बिकती है, जिसको बनाने का खर्चा 1 से 2 रुपए पड़ता है। मतलब दुनिया में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो इतने मार्कअप पर बिकता है? तो वो है ड्रग्स और पानी। और ये पानी आता कहाँ से है? ग्राउंड वाटर से, जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। केरला में कोको कोला की प्लांची मादा फैक्ट्री में इतना ज्यादा ग्राउंड वाटर निकाला गया कि आसपास के कुएं सूख गए, पीने के पानी का रंग बदल गया, लोगों की फसल सूखने लगी और कंपनी ने प्लांट से निकलने वाले कचरे को किसानों को खाद बताकर बेच दिया। लेकिन जब जांच हुई तो पता लगा कि उसमें कैडमियम, लेड और आर्सेनिक जैसे हैवी मेटल थे। 2026 में भी वो लोग आज भी मुआवजे के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। ये तो हमारे देश की न्याय व्यवस्था है। पानी के लिए झगड़े देश के बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी चल रहे हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु 1892 से कावेरी नदी के पानी के लिए लड़ रहे हैं। 130 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ गए, पर बसें जला दी गई, मिलिट्री डिप्लॉय करनी पड़ गई। एक देश की 2 स्टेट के लोग देश को आग लगाने पर उतावले हैं। किसके लिए? पानी के लिए। आप पंजाब और हरियाणा को देखो। जब 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक राज्य बनता है, तो हरियाणा ने संसाधनों के बंटवारे की मांग उठाई, यानी उसे रावी और व्यास नदी का पानी मिलना चाहिए। अब हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देने के लिए SYL नाम की एक नहर खोदी जानी थी, जिसका 122 किलोमीटर का हिस्सा पंजाब में और 92 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में खोदना था। हरियाणा ने तो अपने हिस्से की 92 किलोमीटर लंबी नहर खोद दी, लेकिन पंजाब ने एक बूंद भी पानी देने से साफ मना कर दिया। पंजाब का कहना था उसके पास बांटने के लिए पानी है ही नहीं, और क्योंकि रावी और व्यास का पानी पंजाब से होकर गुजरता है तो उस पर हक भी पंजाब का ही है। और क्योंकि पंजाब का लगातार जल स्तर घट रहा था तो पंजाब पानी दे भी नहीं सकता था। 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पटियाला के कपूरी गांव में नहर की खुदाई का उद्घाटन करवा दिया। फिर नहर बना रहे इंजीनियर्स और मजदूरों के ऊपर लोकल लोगों ने हमला कर दिया और 1990 आते आते इस नहर का काम पूरी तरह से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को कई बार पानी देने का आदेश दिया, लेकिन पंजाब सरकार ने सन 2004 में एक कानून पास करके पुराने सभी जल समझौतों को रद्द कर दिया, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। और 2026 में स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। भारत के संविधान में पानी स्टेट मैटर है, सेंटर चाह कर भी उसमें दखल नहीं दे सकता। अगर सेंटर पॉलिसी बना भी दे तो उन्हें लागू करने का अधिकार
स्टेट के पास है। अगर स्टेट पॉलिसी को लागू नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं होगा। और भारत की स्टेट क्या करती है? अपने वोट बैंक के हिसाब से पानी डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगर कर्नाटक के सीएम तमिलनाडु को पानी छोड़े तो उनके अपने किसान नाराज हो जाएंगे। अगर ना छोड़े तो कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। अगर कोई भी डिसीजन ले तो वोट तो जाएंगे। इससे अच्छा कोई डिसीजन ले ही क्यों, ऐसे ही रहने दो। इसीलिए पंजाब 40 साल से एक नहर नहीं खोद पाया, क्योंकि ये कदम पंजाब के किसी भी सीएम के लिए पॉलिटिकल सुसाइड होता। भारत में पानी का कोई ओनर नहीं, सब यूज करते हैं। बिकॉज एवरीवन ओन्स द प्रॉब्लम, नोबडी ओन्स द सॉल्यूशन। आज ये झगड़ा राजनीतिक है, लेकिन अगर कल को पानी और कम हुआ तो ये हिंसक हो जाएगा। इजिप्ट, इथोपिया, टर्की, ईरान, सीरिया, भारत, पाकिस्तान सबके सब पानी के लिए लड़ रहे हैं। अपने देश की सुरक्षा और अखंडता बनाए रखने के लिए हमें पानी को सुरक्षित करना ही होगा, क्योंकि पानी से सिर्फ खाना ही नहीं उगाया जाता, पानी से पैसा भी कमाया जाता है। 1 टन स्टील बनाने में लगभग 3 लाख लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है। 1 टन कपड़े को डाई करने में लगभग 2 लाख लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। फार्मा ले लो, दवाई बनाने के लिए अल्ट्रा प्योर पानी की जरूरत पड़ती है। भारत फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड है, दुनिया भर के लिए दवाइयों का हब है। अगर पानी गया तो दवाइयां भी जाएंगी। ऑटोमोबाइल, सीमेंट, पेपर, केमिकल, आप कुछ भी लो, हर इंडस्ट्री को चलाने के लिए पानी की जरूरत है। बिना पानी के एक फैक्ट्री एक दिन भी नहीं चल पाएगी। भाई साहब, पानी है तो इकोनॉमी है, जीडीपी है, जॉब्स है और एक्सपोर्ट है। पानी नहीं तो इनमें से कुछ भी नहीं। आप बिजली पर चलो, दुनिया के हर पावर प्लांट को चलाने के लिए पानी चाहिए। थर्मल पावर प्लांट में कूलिंग टावर को ठंडा रखने के लिए पानी चाहिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्टर की कूलिंग के लिए पानी चाहिए। और हाइड्रो पावर प्लांट में तो बिना पानी के टरबाइन नहीं घूमेगी। यहाँ तक कि सोलर पैनल और विंड टरबाइन के ब्लेड बनाने के लिए भी हमें पानी चाहिए। और 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी तो और भी ज्यादा प्यासी है। चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, हर कन्वर्सेशन के पीछे एक डाटा सेंटर चल रहा है। सर्वर इतने ज्यादा गर्म होते हैं कि पानी से ठंडे करने पड़ते हैं। एआई की वजह से माइक्रोसॉफ्ट की सालाना पानी की खपत 34% तक बढ़ चुकी है। जीपीटी के हर कन्वर्सेशन में लगभग 500 मिलीलीटर पानी का इस्तेमाल होता है और रोज लाखों सवाल, करोड़ों सवाल पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फोन्स, लैपटॉप सबके सब लिथियम बैटरीज पर चल रहे हैं। और 1 टन लिथियम निकालने के लिए 20 लाख लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। चिली के एटाकामा डेजर्ट में माइनिंग कंपनीज ने वाटर टेबल को 65% नीचे गिरा दिया। वहां के लोगों का पानी खत्म हो गया। अब उनके पास पैसे तो हैं, लेकिन खरीदने के लिए पानी नहीं है। आपके फोन की चिप बनाने में 30 से 40 लीटर अल्ट्रा प्योर पानी लगता है। TSMC, ताइवान की कंपनी, दुनिया की 60% से ज्यादा चिप्स बनाती है। अब 2021 में वहां सूखा आया तो ताइवान की सरकार ने वहां के किसानों की खेत में सिंचाई बंद करवा दी, ताकि चिप बनाने वाली फैक्ट्री को पानी मिल सके। और जब चिप की सप्लाई घटी तो क्या प्लेन, क्या कार्स, क्या डिफेंस इक्विपमेंट, क्या कंप्यूटर, क्या लैपटॉप, सबकी प्रोडक्शन रुक गई। अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, क्योंकि ताइवान नाम के एक टापू पर बारिश नहीं हुई थी। अब पानी नहीं तो चिप नहीं, फोन नहीं, कार नहीं, फैक्ट्री नहीं तो इकोनॉमी भी नहीं। देखो, 20वीं सदी की सबसे जरूरी चीज थी तेल। मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स तेल के चारों तरफ घूमती है। अब जरा एक सिंपल सा सवाल सोचो, अगर तेल खत्म हो गया तो क्या होगा? भाई साहब, अल्टरनेटिव है। सोलर हो गया, विंड हो गया, न्यूक्लियर हो गया या इलेक्ट्रिक हो गया। मुश्किल तो होगा, लेकिन सिविलाइजेशन सरवाइव कर जाएगा। अब यहीं पर दूसरा सवाल सोचो, अगर पानी खत्म हो गया तो क्या होगा? ऑयल एक लग्जरी था, पानी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। और जो चीज सर्वाइवल के लिए जरूरी है वो ऑटोमेटिकली नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ जाती है। पानी ने एक पूरे देश को कैसे बर्बाद किया, जरा ये सुनो। 2006 से 10 के बीच में सीरिया ने अपने इतिहास के सबसे भयानक सूखे का सामना किया। ठीक इसी समय जब सीरिया को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो तुर्की ने बांधों की मदद से सीरिया का पानी रोक दिया। लगभग 15 लाख किसान अपनी जमीन छोड़कर शहरों की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। इसके बाद बेरोजगारी और भुखमरी ने लोगों को सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया। जो लोग सरकार से नाराज थे उन्हें ISIS ने एक स्थिर जीवन का सपना दिखाया, जहां पानी जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी होती थी। अगर तुर्की ने सीरिया का पानी ना रोका होता तो स्थिति कभी भी इतनी भयानक नहीं होती। तुर्की की टोटी बंद करने की नीति और कुदरती सूखे ने सन 2006 में सीरिया की खेती की कमर तोड़ कर रख दी। अब ISIS के पैदा होने का यह अकेला कारण नहीं था, लेकिन ये भी एक मुख्य कारणों में से एक था। यानी पानी एक देश के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल हो सकता है। और मैं अकेला नहीं हूँ जो ये सब सोच रहा हूँ। सन 2004 में अमेरिकन मिलिट्री और पेंटागन की एक रिपोर्ट लीक हो गई थी, जिसमें
इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि भविष्य में पानी की कमी से जो संकट पैदा होंगे वो दुनिया के लिए आतंकवाद से भी ज्यादा बड़ा खतरा बनेंगे। तेल के बिना तो सिर्फ गाड़ी रुकेगी, लेकिन पानी के बिना तो जीवन ही रुक जाएगा। और ये सब देखते हुए एक देश 20 साल पहले ही इन सब की तैयारी कर चुका है, और वो है चाइना। 1950 में चाइना ने तिब्बत को कब्जा लिया। दुनिया ने सोचा कि ये चाइना का पॉलिटिकल मूव है, उसे जमीन की भूख है, ये उसकी एक्सपेंशन की नीति है। पर किसी ने वो एंगल नहीं सोचा जो अब सोच रहे हैं। भाई साहब, तिब्बत को एशिया का वाटर टावर कहा जाता है, दुनिया का थर्ड पोल कहा जाता है। मतलब एंटार्क्टिका और आर्टिक के बाद सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर तिब्बत के पहाड़ों में ही मौजूद है। इसी से तो ब्रह्मपुत्र निकलती है, जो भारत और बांग्लादेश की लाइफलाइन है। इससे निकलने वाली मेकोंग वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, पूरे साउथ ईस्ट एशिया को पानी देती है। इंडस नदी भारत और पाकिस्तान को पानी देती है। प्रैक्टिकली एशिया की हर नदी तिब्बत से होकर निकलती है। और आज तिब्बत पर कंट्रोल किसका है? चाइना का। चाइना ने अपने देश में 98,000 से ज्यादा डैम्स बनाए। दोबारा सुनिए, 98,000। अमेरिका ने कितने बनाए? 9,000। और भारत ने लगभग 5,000 के आसपास। चाइना ब्रह्मपुत्र के ऊपर एक मेगा डैम प्रोजेक्ट प्लान कर रहा है। अब इसका भारत के लिए क्या मतलब है, जरा ये समझो। अगर चाइना कामयाब होता है, जो कि वो हो ही जाएगा, तो वो भारत की तरफ बहने वाली नदियों को सुखा देगा। मतलब खेत सूखेंगे, लोग भूखे और प्यासे मरेंगे। और अगर उसने पानी छोड़ दिया तो सब बाढ़ में बह जाएगा। एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी, लेकिन जबरदस्त नुकसान कर दिया। और सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात है कि चाइना की किसी भी पड़ोसी देश के साथ कोई वाटर ट्रीटी नहीं है, कोई वाटर शेयरिंग ट्रीटी नहीं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत इस खतरे को समझता है, और इसको देखते हुए हमने सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को ताबड़तोड़ रफ्तार में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। अगर चाइना ने पानी छोड़ा तो ये उसे रोक लेगा, अगर चाइना ने पानी रोक लिया तो ये सूखा नहीं पड़ने देगा। भाई साहब, तलवारें निकल चुकी हैं, युद्ध तो कब का शुरू हो चुका है, बस हमें नहीं पता है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई रुक जा, पानी खत्म, क्या हल्ला मचा रखा है। हमने आर्टिफिशियल रेन बना रखी है, जिसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। मतलब केमिकल स्प्रे करो और बारिश आ जाएगी। और डिसैलिनेशन भी तो होता है, हम समुद्र के पानी से नमक को निकालकर उसे पीने लायक बना लेंगे। मतलब प्रॉब्लम खत्म, केस क्लोज्ड, वीडियो बंद कर और घर जा, हमें फालतू में न डरा। अगर आपको ये लगता है तो आओ आपकी इस गलत फहमी को दूर कर देता हूँ। देखो, क्लाउड सीडिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस को बादलों के बीच में छोड़ो, अब मॉइस्चर के पार्टिकल इसके चारों तरफ कंडेंस होंगे और बारिश हो जाएगी। अब ये सुनने में तो ऐसा लगता है कि भाई साहब क्या कमाल की चीज है, रिमोट कंट्रोल वाली बारिश, यानी गॉड मोड। पर ये सच नहीं है। आप पहली समस्या सुनो। भाई साहब, क्लाउड सीडिंग कब काम करता है? जब आसमान में बादल हो। अगर आसमान साफ है, बादल नहीं है, तो आप किस पर स्प्रे करोगे और क्या स्प्रे करोगे? सूखा तो तब आता है जब बादल नहीं आते। मतलब क्लाउड सीडिंग तभी काम कर सकता है अगर बादल मौजूद हो तो। पर मान लो कि बादल भी है, तो आप क्लाउड सीडिंग से सिर्फ 10 से 12% या हद से हद 20% ज्यादा पानी निचोड़ सकते हो। क्लाउड सीडिंग कोई नया पानी नहीं बनाता, ये बादलों के अंदर मौजूद पानी को, जो बरसने वाला पानी है, बस उसकी मात्रा को थोड़ा बढ़ा देता है। लेकिन यहीं से दूसरी समस्या पैदा होती है। आप अगर यहाँ पानी बरसाओगे तो भाई साहब किसका पानी चुराओगे? अगर क्लाउड सीडिंग ने एक जगह बारिश करवा दी तो वो मॉइस्चर जो कहीं दूसरी जगह पर बारिश करवाता वो तो आपने इस्तेमाल कर लिया। मतलब आपके शहर में हुई आर्टिफिशियल रेन ने किसी दूसरी जगह का पानी चुरा लिया और वो दूसरी जगह सूखी रह गई। चाइना ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक से ठीक पहले क्लाउड सीडिंग कराई ताकि ओपनिंग सेरेमनी में बारिश ना हो, जिसका नतीजा निकला कि आसपास जो बारिश होनी थी वो पानी भी बीजिंग में ही इस्तेमाल हो गया। मतलब आसपास के हिस्से का पानी चला गया। ये एक जीरो सम गेम है, कोई नया पानी पैदा नहीं होगा। जो बादलों में मौजूद है उसी का इस्तेमाल या रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अगर एक जगह पर हम पानी निकालेंगे तो वो पानी दूसरी जगह से कम होगा। अब तीसरी समस्या है भारत का विशाल क्षेत्रफल। भाई साहब 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और 28 स्टेट। इतने बड़े देश में क्लाउड सीडिंग करना प्रैक्टिकली, लॉजिस्टिकली और फाइनेंशियली इम्पॉसिबल है। और अगर हमने कर भी ली तो ये भारत की जरूरत के सामने बिल्कुल ऐसे होगा जैसे घर में लगने वाली आग को स्प्रे की मदद से आप बुझा रहे हो। और चौथी समस्या है सिल्वर आयोडाइड। लॉन्ग टर्म में इसके वातावरण पर क्या साइड इफेक्ट होंगे, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। क्या पता एक समस्या को सुधारने के चक्कर में हम दूसरी खड़ी कर दें। अब डिसैलिनेशन की सुनो। समुद्र में अनलिमिटेड पानी है, बस नमक निकालो और पानी को पीने लायक बना लो। इजराइल का 80% पानी ऐसे ही आता है। हमारे तो तीनों तरफ समुद्र है। भाई साहब पहली समस्या तो ये है कि डिसैलिनेशन दुनिया का सबसे महंगा प्रोसेस है, सबसे महंगा वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है। चेन्नई में
में भारत का सबसे बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट है, जिसकी क्षमता 100 मिलियन लीटर पर डे है, पर चेन्नई की अकेली जरूरत 1200 मिलियन लीटर पर डे की है। इतना बड़ा प्लांट पूरे शहर की 8% नीड को भी पूरा नहीं कर सकता, और एक प्लांट की कीमत हजारों करोड़ में है। हम अपनी जीडीपी का सारा पैसा भी खर्च कर दें तो भी पूरे देश की प्यास को नहीं बुझा सकते। ये इजराइल के लिए संभव है, छोटा देश है, कम जनसंख्या है, हायर पर कैपिटा इनकम है। सऊदी अरेबिया के पास भी पैसा है और जनसंख्या भी कम है, मतलब 2-3 करोड़ लोगों की प्यास तो बुझाई जा सकती है, लेकिन हम 150 करोड़ होने वाले हैं। ये सब करना हमारे लिए संभव नहीं। इन प्लांट्स को चलाने के लिए जो बिजली चाहिए वो कहां से आएगी? हमारे देश का ग्रिड सिस्टम तो वैसे ही गर्मी में हाफता है। और भैया तीसरी समस्या है डिसैलिनेशन से निकलने वाला ब्राइन, यानी वो खारा पानी जो समुद्र के पानी से 1.5 से 2 गुना ज्यादा नमकीन है। इसमें केमिकल्स हैं, इसे आप कहां फेंकोगे? अगर वापस समुद्र में छोड़ोगे, मरीन इकोसिस्टम तबाह, समुद्र में रहने वाले जीव जंतु मरेंगे। इससे भारत की फिशिंग इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी। हम एक समस्या को सुधारने के चक्कर में दूसरी पैदा कर देंगे। अब चौथी समस्या है कि डिसैलिनेशन कोस्टल सिटीज में तो पॉसिबल है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश समुद्र से 1000 से 1500 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर डिसैलिनेटेड वाटर भेजना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। यानी टेक्नोलॉजी तो है, काम भी करती है, लेकिन सबके लिए नहीं। देखो, सबसे पहला है चाइना से डील। आसान बिल्कुल नहीं है, हम चाइना को मजबूर भी नहीं कर सकते, पर इस पूरे खेल को कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। हमें नॉर्थ ईस्ट में मैसिव वाटर रिजर्वियर बनाने होंगे जो 6 महीने का बैकअप तैयार रखे, और इसरो से डेडिकेटेड वाटर इंटेलिजेंस, रियल टाइम डाटा, चाइना के डैम की मॉनिटरिंग, और वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड के साथ मिलकर वाटर अलायंस बनाना पड़ेगा। जब ये कलेक्टिव डिप्लोमेटिक प्रेशर चाइना के ऊपर बनेगा, मतलब अगर चाइना की तरफ से ट्रांसपेरेंसी नहीं तो ट्रेड टर्म्स बदलेंगे, तब जाकर चाइना हमारी बात सुनेगा और हमें अपने डैम्स का डाटा देगा। अब ये तो हो गया शॉर्ट टर्म प्लान, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें नॉर्थ ईस्ट के ऊपर बारिश को हार्वेस्ट करना पड़ेगा। ब्रह्मपुत्र के ऊपर से निर्भरता को जल्दी घटाना पड़ेगा। और भाई साहब, ग्राउंड वाटर यानी कि फ्री का मेला बंद करो। किस फसल के लिए कितना पानी और कब दिया जाना चाहिए, इसके लिए जगह जगह जाकर किसानों को जागरूक करो। कैंप लगाओ, अभियान चलाओ, जैसे पल्स पोलियो के लिए चलाया था। इसके साथ साथ जमीन से निकाले जाने वाले पानी की मीटरिंग करो। हर बोरवेल के ऊपर मीटर लगाओ। अगर कोई किसान जरूरत से ज्यादा पानी निकाले तो उसे कोई पेनल्टी मत दो, लेकिन उसकी फसल से एमएसपी ले लो। भाई साहब, कड़वी गोली तो खानी पड़ेगी, लेकिन प्यास से मरने से बच जाएंगे। हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मैंडेटरी बना देना चाहिए, मतलब लोगों के घरों में हार्वेस्टिंग मीटर लगाओ। जितना पानी हार्वेस्ट होगा उतना पानी लोगों को फ्री दो। भाई साहब, कोई पानी बचाए तो इंसेंटिव दो, वेस्ट करे तो पेनल्टी दो, और इस पाइपलाइन के सिस्टम को फिक्स करो। एआई मॉनिटरिंग करो, माफिया को रोको, और इसके लिए जरूरी है करप्शन पर क्रैकडाउन करो। पानी से जुड़ा हुआ कोई भी करप्शन हो, हर मुद्दे को 30 दिन के अंदर अदालत में निपटा दो। ऐसा कानून बनाओ कि ये मुद्दे लंबे ना खींचे, और जो भी दोषी मिले उसे आजीवन जेल के अंदर सड़ा दो। जब सरकारी लोग डरेंगे तो लोगों के जीवन से नहीं खेलेंगे। अपनी नदियों को सुरक्षित करो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को चलाओ, रियल टाइम डाटा पब्लिक करो, और फैक्ट्रीज सिर्फ ट्रीटेड पानी को ही नदी में छोड़ सके उसके लिए एक सख्त कानून लाओ और उसे इम्प्लीमेंट कराओ। और ये जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की कंपनीज हैं जो जमीन से पानी निकाल कर 20-20 रुपए में बेच रही हैं, इनके ऊपर ग्राउंड वाटर सेस लगाओ। जितना पानी ये जमीन से निकाले उतने पानी को रिचार्ज करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर डाल दो, ताकि ये गांव-गांव में जाकर तालाब खोदे और जब बारिश का पानी आए तो वो जमीन में चला जाए। सरकार को पब्लिक वाटर की क्वालिटी को इतना सुधार देना चाहिए कि लोगों को बोटल्ड वाटर की जरूरत ही ना पड़े। और ये सब कुछ संभव है। अपने देश के हीरो से सीखो, राजेंद्र सिंह से सीखो। ये 1985 में राजस्थान गए, झोड़ खोदे, यानी जमीन में गहरे गहरे तालाब खोदे, लोगों को जागरूक किया, लोग अपने आप ही जुड़ते चले गए। आज 1000 से ज्यादा गांव में झोड़ सिस्टम है और 5 साल से सूखी नदियां भी पानी से भर गई हैं। इस काम को करने में करोड़ों रुपए खर्च नहीं हुए। भाई साहब, तेल के लिए दुनिया ने जंगें लड़ी, सरकारें गिराई, देश तोड़े, लेकिन पानी तो तेल से भी ज्यादा जरूरी है और ये खत्म हो रहा है। चाइना समझ गया है, उसने तिब्बत ले लिया और हम आज भी गंगा में सीवेज डाल रहे हैं और फिर माफी मांग रहे हैं। हम आज भी फ्री की बिजली के चक्कर में वोट करते हैं। अब सवाल ये नहीं कि पानी खत्म होगा, सवाल ये है कि जब खत्म होगा तब क्या होगा। क्या हम तैयार हैं? क्योंकि जिस दिन एक आदमी के घर में पीने का पानी नहीं होगा उस दिन उस आदमी को संविधान, इकोनॉमी, बॉर्डर सिक्योरिटी, इन चीजों से कोई मतलब नहीं होगा। वो बस एक चीज के लिए लड़ेगा और वो है एक गिलास पानी। देखो, मेरे लिए ना कोई पॉलिटिकल पार्टी पहले आती है, ना धर्म, ना जाति। आप मुझे जिस चश्मे से देखना चाहो देख सकते हो,
मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। मैं यहाँ आपको कन्विंस करने के लिए भी नहीं बैठा हूँ। मैं तो एक साधारण सा आदमी हूँ, पेशे से एक टीचर हूँ जो बस अपने देश से प्यार करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं रहूँ ना रहूँ, पर मेरा देश रहना चाहिए। अब ये सब सुनने के बाद आपको मुझे जिसका एजेंट कहना है आप कह लो। यूर मोस्ट वेलकम। भैया मैं तो ना सुधरने वाला। अब जिस काम को मैं कर सकता हूँ मैं तो करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि देश को चलाने वाले लोगों तक मेरी आवाज पहुंचे और कोई कुछ करे। तो इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।